नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वधित स्टूडेंट्स पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछली क्लास में हम 3 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक के 11 सितंबर तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उसको डिस्कस किए थे। उसी श्रृंखला में आज हम 12 से 18 सितंबर के बीच जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं उनके बारे में यहाँ उसका अध्ययन करेंगे। आइए साथियों चलते हैं। पहला है एन चंद्रबाबू नायडू, जाना पहचाना नाम है भारतीय राजनीति का। ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनको भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है, तो इसलिए इनका नाम जो है महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अगला है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये आयोजन हुआ था, बैठक हुआ था, कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में साथियों, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, मतलब ये जो सौर ऊर्जा होती है उसके परिप्रेक्ष्य में वैश्विक आधार पर वन सन तो वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, जो उनका ग्रिड है उसको एक बनाए जाने के लिए ये बैठक हुई थी। G20 जो सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ था 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच, उसी के दौरान ये बैठक हुई थी विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के मध्य दिल्ली में। अगला है जटायु क्रूज सेवा। जटायु क्रूज सेवा उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जटायु क्रूज सेवा, ये सरयू नदी कहाँ है? अयोध्या में है, तो इसका शुभारंभ जटायु क्रूज सेवा का सरयू नदी के तट पर कहाँ हुआ? अयोध्या में हुआ। और इस सेवा के अंतर्गत जो दूरी तय की जाएगी सेवा द्वारा, क्रूज सेवा द्वारा, वह है 80 किलोमीटर। अगला है वरुण अभ्यास, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये चीजें पूछी जाती हैं कि फलाना अभ्यास, फलाना युद्धाभ्यास किन 2 राष्ट्रों के मध्य होता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है वरुण अभ्यास। इंडिया, भारत और फ्रांस के किसके? नौसेना के मध्य ये वरुण अभ्यास किया जाता है। और अगला है यूएस ओपन 2023। यूएस ओपन 2023 जो कि न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था, जिसके जो विजेता हैं वो है नोवाक जोकोविच। ये नाम याद रखिएगा। यूएस ओपन 2023 विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। अगला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, इसमें एक बार फिर बाजी मारी है मध्य प्रदेश के शहर इंदौर ने। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, इसमें शीर्ष पर कौन है? इंदौर। और ये जारी किस संस्था के द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? वो बाई सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये इसका फुल फॉर्म है। ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक, ये एक मैराथन, एक वॉक का आयोजन किया गया था। कहां किया गया था? लखनऊ में, तो याद रखिएगा ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक। अगला है एशिया कप 2023। एशिया कप पुरुष क्रिकेट की बात की जा रही है, एशिया कप 2023 की। फाइनल में इंडिया और श्रीलंका के मध्य मैच हुआ था, जिसमें इंडिया ने विजय प्राप्त की थी। और मैन ऑफ द मैच जो प्राप्त हुआ था वो मोहम्मद सिराज को प्राप्त हुआ था। 6 विकेट, बहुत ही अच्छी बॉलिंग उनके द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण तो ये है ही, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है खेल से जो आते हैं उसके तहत। महत्वपूर्ण इसमें एक चीज और है साथियों, पूछा जा सकता है कि एशिया कप 2023 में कितने देशों ने प्रतिभाग किया? तो इसमें 6 देशों ने प्रतिभाग किया था। 6 देशों ने, अगर उनके नाम पे आप जाएंगे तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये 4 नाम तो हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 5 हो गए। छठा कौन था? नेपाल था साथियों, नेपाल था छठा देश, याद रखिएगा। अगला है राहुल नवीन, ये जो ईडी एक संस्था है जो अक्सर समाचार पत्रों और सुर्खियों में रहती है, जिसके निदेशक बनाए गए हैं IRS
राहुल नवीन जी को निदेशक बनाया गया है, याद रखिएगा। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ये योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, ये योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। इसमें पशुपालन और किसानों से संबंधित ये योजना है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना यूपी सरकार द्वारा है, याद रखिएगा। निपाह वायरस अभी समाचार में था, ये सुर्खियों में था, निपाह वायरस। ये केरल में 3 व्यक्तियों में इसकी जो है पुष्टि की गई थी, और इसका जो लक्षण है, निपाह वायरस के जो लक्षण है वो है, शुरुआती लक्षण जो है वो है फीवर, हेडेक और सांस लेने में तकलीफ। बुखार होता है, सिर दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ये हर रोग का कोई ना कोई वाहक होता है। इसका कौन वाहक है, इस वायरस का वाहक कौन है, निपाह वायरस का वाहक बैट, चमगादड़। अगला है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ की गई विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर, और इसका जो उद्देश्य है वो पारंपरिक जो शिल्प और कारीगर हैं उनको बढ़ावा देना, पारंपरिक शिल्प और कारीगर हैं उनको बढ़ावा देना। इसके तहत 13,000 करोड़, ये संख्या, ये डिजिट याद रखिएगा, उद्देश्य याद रखिएगा, 13,000 करोड़ बजट का आवंटन किया गया है। किस योजना के तहत, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत उद्घाटन किया गया है। इसका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उद्देश्य है पारंपरिक शिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत 18 शिल्प आएंगे, 18 शिल्प, जिसमें बढ़ई का काम हो गया, मिट्टी से बर्तन बनाना, जैसे कई कार्य हैं उसमें, जिसमें सारे 18 शिल्पों का उल्लेख इसमें किया गया है। और विस्तार में अगर जाएंगे तो इसमें इसका जो उद्देश्य है पारंपरिक शिल्प व कारीगरों को बढ़ावा देना, साथ ही साथ गुरु शिष्य परंपरा, जो गुरु शिष्य परंपरा रही है, कैसे होता है, आपने गांव में देखा होगा, बढ़ई का कार्य जो होता है या फिर जो शिल्प कार्य होता है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या प्रशिक्षण पाठशाला नहीं होती है। वो जो पहले से जिसको कहते हैं उस्ताद, हाँ, वो करते रहते हैं, उनके साथ में कार्य करते करते सीख जाते हैं लोग, जो अन्य लोग भी होते हैं। तो एक गुरु शिष्य परंपरा को भी बढ़ावा मिलती है वहां से। वो जो पारंपरिक, इसीलिए इसका नाम है पारंपरिक शिल्प या व कारीगर। तो इसमें आप ये याद रखिएगा 13,000 करोड़, और एक चीज, 13,000 करोड़ का धनराशि का आवंटन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और यह योजना पूर्णतया केंद्र सरकार वित्त पोषित है, केंद्र सरकार वित्त पोषित है पूर्णतया। इसमें जितने भी शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उसमें उनका बायोमेट्रिक एक पहचान पत्र बनेगा, जिसके तहत 15,000 रुपए का टूल किट भी प्रोत्साहन के तौर पे दिया जाएगा, और सहायता के रूप में सब्सिडाइज ऋण भी उपलब्ध किया जाएगा। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पीएम विश्वकर्मा योजना। अगला है पीएम उज्ज्वला योजना, जो कि पुरानी योजना है, इसके बारे में आप पढ़ते आए हैं। इसका विस्तार किया गया अगले 3 वर्षों के लिए, 2023-24 से 2025-26 तक इसका विस्तार किया गया है, और उद्देश्य रखा गया है 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शंस देने का। इस योजना के तहत पीएम उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन योजना है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा 3 वर्ष के लिए इसका विस्तार किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, और जो उद्देश्य है वो 75 लाख एलपीजी कनेक्शन का वितरण करना है, गरीब जो परिवार हैं उनके लिए योजना है। अगला है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, IMEC, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वैश्विक परिदृश्य बदल रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इसका महत्व अत्यंत ही है। साथियों, जो G20 सम्मेलन था उसी के तहत जो यूरोपीय कंट्रीज थी, इसमें आप देखिए ये जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इसमें ये भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है, भारत से और जो मध्य पूर्व कंट्रीज हैं उनके द्वारा होते हुए, मतलब सऊदी अरब, उसके बाद यूरोप तक पहुंचाना। ये एक आर्थिक गलियारा बनाया जाएगा रेलवे नेटवर्क के माध्यम से, जिससे ये जो शिप के माध्यम से, पानी के माध्यम से जो मालों
जो माल होते हैं, जो माल यातायात ढुलाई की जाती है, वो कहीं ना कहीं उसमें समय भी लगता है और आर्थिक भी जो है हानि होती है। तो ये गलियारा विकसित किया जाएगा रेलवे नेटवर्क का, ये एक आम सहमति बनी है। इसी क्रम में 9 सितंबर को इसका जो है इसकी घोषणा की गई IMEC का, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा रेलवे नेटवर्क के द्वारा। 11 सितंबर को PM मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसके लिए उसका मुद्दा क्या था? रणनीतिक साझेदारी, भारत और सऊदी अरब की रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक गलियारा, ये उल्लेख हुआ है। ये कैसे इस पे आगे बढ़ेंगे, इसके विषय में यहाँ रणनीति बनाई गई है। अगला है सबसे तेज 13,000 वनडे रन। सबसे तेज 13,000 वनडे रन, मुझे लगता है ये ऐसा प्रश्न है जो कि बहुत लोगों को पता होगा। निसंदेह विराट कोहली ही हैं। साथियों, अब जब भी आएगा मैक्सिमम 13,000, मैक्सिमम 14,000 जो भी रन बनने हैं, संभावित यही है वो विराट कोहली ही होंगे, क्योंकि इनसे पहले सचिन तेंदुलकर ही थे वैश्विक ऐसे रिकॉर्डों में। अब जिसको क्रमबद्ध करके जो तोड़ा जा रहा है वो विराट कोहली के द्वारा तोड़ा जा रहा है। अगला है C295MW। क्या है ये? C295MW ये है परिवहन विमान। ये परिवहन विमान है जो कि भारतीय वायुसेना को प्राप्त हुआ है। भारतीय वायुसेना को प्राप्त हुआ है किसके द्वारा? स्पेन से प्राप्त हुआ है ये। और ऐसे कई विमानों का जो सौदा हुआ था, रक्षा सौदा जो हुए थे, उसके तहत स्पेन द्वारा ये पहला विमान दिया गया है भारतीय वायुसेना को। महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। C295MW परिवहन विमान है, स्पेन से प्राप्त हुआ है और ये पहली वो है विमान है प्राप्त होने वाली स्पेन से। साथियों, सितंबर माह में अब तक 1 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर के मध्य कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जिनमें से ऐसे ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि अधिकांश परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। और बार बार जब पूछे जाने, कई बार आपने देखा होगा कि जो प्रश्न होते हैं वो लगभग 60 से 80% प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है। आप वो कभी गलत नहीं कर सकते हो। आप महत्वपूर्ण ये होता है कि जो कठिन प्रश्न है उनको आप गलत कर सकते हो। उनको एक बार अगर आप गलत कर रहे हो तो भी आप कंपटीशन बने हुए हो, क्योंकि वो कठिन सबके लिए होते हैं। लेकिन जो पुनरावृत्ति प्रकृति के जो प्रश्न होते हैं उनको आप गलत नहीं कर सकते हो। उन्हीं प्रश्नों में से ये हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि आपके सितंबर में थे। तो इनको आइए देखते हैं। पहला है 5 सितंबर। सबको पता है शिक्षक दिवस है, भारत का है ये, भारत शिक्षक दिवस। और मनाया किस लिए जाता है? जन्म दिवस है डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। और अगला है 8 सितंबर, ये इंटरनेशनल साक्षरता दिवस है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 2 दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसी दिन 14 सितंबर 1949 के दिन हमारी जो संविधान सभा थी उसने हिंदी को राजभाषा के रूप में इसको माना था, इसको राजभाषा का दर्जा दिया था हिंदी को। याद रखिएगा, राजभाषा की दर्जा प्राप्त हुई है हिंदी को। राष्ट्रभाषा जैसी कोई शब्द हमारे संविधान में नहीं है, ये याद रखिएगा। 14 सितंबर हिंदी दिवस, क्योंकि 1949 को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। अगला है 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। खुद हमारे ही विद्यार्थी जीवन में परीक्षाओं में कई बार ये क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ है, जिसको जो है मतलब अगर क्वेश्चन आ रहा है आपको तो आसान होता, नहीं आ रहा है तो ये होता है कि बहुत महत्वपूर्ण है और आया नहीं। तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हो, याद रखिए 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। और क्यों मनाया जाता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल इसी दिन 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल जगह है, कनाडा में है मॉन्ट्रियल, यहीं पर एक बैठक हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस, उसका विषय था जो ओजोन परत है उसका जो क्षय हो रहा है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, हाँ, उसको कैसे उसका निवारण किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए बैठक हुई थी जो भविष्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानी गई 16 सितंबर 1987 को। तो साथियों,
ये कुछ करंट अफेयर्स थे 12 से 18 सितंबर के बीच, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इनको बहुत ही सूक्ष्म में हमने पढ़ाने का यहाँ प्रयास किया है। कोशिश यही रहती है हमारी कि वीडियो बहुत लंबा ना खींचे, आपका समय महत्वपूर्ण है, उसका सदुपयोग करिए। और एक चीज़ और साथियों, अगर आपको ये समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो कि नहीं ठीक पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिए, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी ये पहुँचे। और मैं चाहता हूँ, उद्देश्य यही है कि एक लंबा अनुभव रहा है सरकारी नौकरी का, और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के क्रम में जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हम बैठे और सफलता प्राप्त की, तो वो उस अनुभव के द्वारा जो हमारे दूर दराज के विद्यार्थी हैं उन तक जो है हमारी ये जो पहल है वो पहुँचे। तो इसमें साथियों आप सबकी का साथ चाहिए। धन्यवाद साथियों।